नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम तिथि जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मई में ये आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो आ जाएगी, यानी कि एग्ज़ाम डेट तो आपकी अप्रैल में ही आ जाएगी, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो मई में हो सकता है, ऐसी मेरी संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसको यहाँ पे फ्रेम कर लिया है। टोटल 125 शिफ्ट है। इन टोटल 125 शिफ्ट को हम यहाँ पे करवाएंगे, जिसको आपको देखना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो है 40 क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। टोटल 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर आता है स्टेज 1 का, आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो 40 क्वेश्चन है जीके जीएस के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। अगर आप पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को आपको अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे का जो बच्चा होता है उसका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा होता है, जीके जीएस में ही उसको काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने टोटल 125 शिफ्ट की जो पीडीएफ है उसको फ्रेम कर लिया है। यहाँ पे हम 125 शिफ्ट के जो है जीके जीएस के स्टेज 1 के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हल करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को आपको देखना बेहद जरूरी है अंत तक। और इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप खुद से भी जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं उस पीडीएफ को, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। आज हम पहला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे देख लेना, आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 2019 में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और टोटल 125 शिफ्टों में जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो किस तारीख को जो है सबसे छोटा दिन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन माना जाता है, यानी कि जो रात है वो सबसे लंबी हो जाती है। 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के दौरान एक ऐसा दिन आता है जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिकतम होती है। इस कारण जो 22 दिसंबर का दिन है वो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और इस दिन रात का समय जो है सबसे लंबा होता है। इसे विंटर सोलिस्टर भी बोला जाता है, यही भी आप याद रखना, विंटर सोलिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो विंटर सोलिस्टिस है इसकी तिथि में परिवर्तन होता रहता है। 20 से 23 दिसंबर के बीच में ही ये आता है। वैसे मोस्टली 20 से 23 दिसंबर के ही बीच में आता है, कोई ज़्यादा फेरदबल नहीं होता है। और साल का सबसे बड़ा दिन की बात करूं तो, छोटा दिन की तो हमने बात कर ली, सबसे बड़े दिन की बात करूं तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। ठीक है, 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा होता है और इसको ग्रीष्मकालीन सोलिस्टिक भी कहते हैं। इस दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, मतलब खड़ा चमकता है, और इस दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि दिन जो है सबसे बड़ा होता है और रात जो है छोटी होती है। ऐसे आपको जो है क्वेश्चन याद रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है और जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जो है जनक माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। यहाँ पे आप ये भी याद रखना, 1882 में जो है स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना की थी। और आपको दो चीज़ और याद रखनी है, एक तो 1872 याद रखना है, इसी के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1882 की बात हुई है तो थोड़ा सा पीछे चला जाइए, और 1881 की बात की है तो ये हुई थी अनियमित जनगणना, और ये हुई थी नियमित। ठीक है, तो ये दोनों भी आप याद रखना। 1872 में किसके काल में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड मायो के काल में हुई थी।
और 1881 में हुई थी रिपन के काल में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आप चाहे तो इनके काल भी याद रख लीजिएगा, मतलब किसका टाइम, क्या टाइम पीरियड रहा है। वैसे कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लॉर्ड रिपन का जो था वो 1880 से 1884 के बीच में था। समय की बात कर रहा हूँ, इस समय तक ये जो है अपने पद पर रहे थे। ठीक है, 1880 से 1884 के बीच में थे। लॉर्ड मायो की बात करूँ तो लॉर्ड मायो कब से कब तक रहे थे, तो लॉर्ड मायो जो थे ये 1869 से रहे थे। 1869 से 1872 के बीच में रहे थे। ऐसे ही हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन रहे थे ये रहे थे 1899 से 1905 के बीच में रहे थे। ठीक है, उसके बाद रह गया लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को आप सभी जानते हैं, लॉर्ड मिंटो के 1905 से 1910 के बीच में। ठीक है, ये आपको जो है समय आप चाहे तो भूल सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, समय पूछा भी नहीं जाता, बट आपको ये याद रखना है इनसे जो संबंधित घटनाएं हुई थी ये आपको याद रखनी है, क्योंकि वनडे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। लॉर्ड कर्जन को आप सभी जानते हैं, इन्हीं के समय के दौरान जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1906 के अंदर, मतलब 1905 में जो है उसकी नींव रखी गई थी। 1905 के ही सितंबर या अक्टूबर में वो विभाजन हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया भारत सरकार द्वारा किस, यहाँ पे आएगा से, किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचरित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो किस योजना को जो है पुनर्संचरित करके जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो है सृजन किया गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा आवास योजना को ही जो है पुनर्संचरित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड है, यहाँ पे करंट अफेयर का बताने का कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, 4 से 5 साल क्वेश्चन पुराना हो चुका है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का मतलब ये किया गया है, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको सभी पीडीएफ जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर देखने को मिलेंगे। मैं पहली बार ही आपको बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। करंट अफेयर के पुराने करंट अफेयर जो आपको करना है वो तो 2 साल का करना ही है। अभी जो नई एग्जाम डेट आपका आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, बट ये पुराना करंट अफेयर लेने का ये मतलब है इसके अंदर ये जो योजनाएं दी गई है इनकी एग्ज़ाम, मतलब इनकी जो तिथि है, किस तिथि को ये जो योजनाएं हैं वो लागू की गई थी या फिर शुरुआत की गई थी, ये योजना की जो डेट्स है वो बताने के लिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, जिससे किसी भी योजना की अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो आप वहाँ पे बता पाएंगे। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत करें तो यहाँ पे ये कब हुई थी, 1889 में हुई थी। ठीक है, 1889 में माफ़ कीजिएगा 1889 मैंने बोल दिया, 1989 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1989 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम अगली योजना की बात करें तो अगली योजना जो है राजीव आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो है योजना की शुरुआत 2011 के अंदर हुई थी। उसी तरह हम इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करें तो ये 1985 में शुरू हुई थी। और हम अगली योजना की बात करें तो अगली योजना कौन सी रह गई, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी 2014 के अंदर। ठीक है, तो ये मकसद है इस करंट अफेयर को यहाँ पे लेने के लिए, जिससे आपको ये चारों योजना की डेट पता चल गई है। अब वनडे एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव आवास योजना की शुरुआत जो कब हुई थी, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 2011 के अंदर हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो रविंद्रनाथ जो टैगोर थे इन्होंने किस वजह से अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी, तो ये उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। तो जलियांवाला बाग नरसंहार आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1913 को घटित हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले ये नाइटहुड की उपाधि मिली कब थी, ये भी आप याद रखना। तो ये जो नाइटहुड की उपाधि थी इनको मिली थी 1915 के अंदर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 के अंदर। ठीक है, तो ये 1919 में इनके द्वारा लौटा दी गई थी।
13 अप्रैल 1919 को जो है ये उपाधि इनके द्वारा लौटा दी गई थी, और यह उपाधि लौटा दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये उपाधि किसने दी थी? जॉर्ज पंचम ने दी थी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि मिली थी 1915 में मिली थी, और 1919 में जो है इन्होंने लौटा दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं, काकोरी कांड जो है ये कब हुआ था? यहाँ से भी डेट्स आपको याद रखनी है। तो ये जो काकोरी कांड था ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं याद रखनी, बस ऑप्शन याद रख लीजिएगा। काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। उसके बाद जो है चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 के अंदर। 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड हुआ था, और उसके बाद जो ये जो घटना हुई थी असहयोग आंदोलन ले लिया था वापस। चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई थी उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी हुई थी ये हुई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये 1942 में हुआ था भाई। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बम्बई से ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है ये शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था, और इसी के अंदर महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो हो जाएगी तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो विष्णु शर्मा है इनके द्वारा पंचतंत्र पुस्तक जो है लिखी गई थी। अब इंडिका के हम बात कर लेते हैं, इंडिका किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। और राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो राजतरंगिणी की लिखी थी कलहण ने। ठीक है, तो ये बाकी जानकारी भी आपको यहीं से मिल रही है। तो ये और लेखक भी आप याद रख लेना, जरूरी नहीं है विष्णु शर्मा ही आपसे पूछा जाएगा। चारों में से कोई सा भी ऑप्शन जो है वनडे एग्जाम्स में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए ये डिटेल बताने का मकसद है आपको यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जो कि साइंस से रिलेटेड है। ये साइंस के भाई आप देख लेना डिटेल से, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, मैं जीके जीएसई यहाँ पे आपको कराऊंगा। बस सारे क्वेश्चन फ्रेम इसलिए किए गए ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग सके किस टाइप के किस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो लाई डिटेक्टर उपकरण को जो है पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। ये लाई डिटेक्टर जो है ये झूठ का पता लगाने के लिए मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, लाई डिटेक्टर मशीन का जो है झूठ का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें सिस्मोग्राफ का, तो सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है भूकंप के दौरान जो जमीन में हलचल होती है उसी को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बैरोग्राफ का इस्तेमाल की बात करें तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। पॉलीग्राफ की हमने बात यहाँ पे करी ली कि पॉलीग्राफ को जो है लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ पकड़ने के लिए जो है यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष हो जाएगी भाई। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1988 वाला। तो इसी के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यह हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है ये हो जाएगा खाद्य और अनाज उत्पादन से जो है ये क्रांति संबंध हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको याद रखना है मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन जो है ये नीली क्रांति है। ये हो जाएगी नीली क्रांति। दूध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। खाद्य उत्पादन हो चुका है। तेल और बीज उत्पादन की बात करें तो तेल और बीज उत्पादन हो जाएगा पीली क्रांति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था। तो 1932 में किया गया था भाई। ये 1932 ये रहा 1900 डी। तो ये पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हुआ था 1932 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हिस्ट्री का। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो सबसे पहले आपको ये रखना है 1757 में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध से जो है आगे तय हो गया था कि भाई आगे जो राज करेंगे वो अंग्रेज राज करेंगे, जिसकी पुष्टि कर दी गई थी 1764 में। इन दोनों डेट्स की मैं बात करूंगा। प्लासी के युद्ध के बारे में सबसे बात करते हैं। तो ये जो सिराजुद्दौला था ये था बंगाल का नवाब था। और प्लासी के युद्ध का समय था 1757 के। तो आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्लासी का जो युद्ध था जून 1757 में लड़ा गया था। जून 1757 में लड़ा गया था। और यह युद्ध जो था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो ये मैं ये बता देता हूं, सिराजुद्दौला और ये कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो नेतृत्व करने वाले थे, तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। तो इनके बीच में ये लड़ा गया था। तो इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला बहुत जल्दी हार गया था, कोई लंबी लड़ाई नहीं चली थी। तो यहाँ से 1757 के युद्ध से जो है अब कंफर्म हो गया था कि जो आने वाला युद्ध आने वाला समय है वो अंग्रेजों का रहेगा। और आगे का जो युद्ध था 1764 में मोहर लगी थी, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पे जो है अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब जो स्थायी निवास होगा, स्थायी राज होगा, वो अंग्रेजों का ही होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ईवीएम का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग सबसे पहले 1982 में किया गया था। कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था भाई। ठीक है, 1982 में किया गया था सबसे पहले और केरल में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो किसका एक संग्रह होता है। तो किसका होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्कशीट का ये एक संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं तो यानी कि MS वर्ड की बात करूं तो MS वर्ड की जो स्थापना है ये 1983 में लॉन्च किया गया था। 1983 में जो है MS वर्ड को लॉन्च किया गया था। और किसने किया था इसे लॉन्च, इसे रिचर्ड ब्राडी और चार्ल्स सिमोनी। ठीक है, चार्ल्स सिमोनी और जो रिचर्ड बराडी थे उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ऑब्वियसली जो राकेश शर्मा जी थे वो हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। वह एक पूर्व भारतीय वायुसेना पायलट थे। राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो ये भी याद रखना भाई, डेट याद रख लेना, 3 अप्रैल 1984 को ये गए थे। कौन से जहाज पे गए थे? तो ये गए थे सोवियत रॉकेट, सोवियत रॉकेट सोयूज T-11, इस जहाज पे ये गए थे। और इनके बाद में जब ये आए थे, यात्रा की थी। राकेश शर्मा का जन्म भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। जनवरी 1949 में इनका जन्म हुआ था। जनवरी 1949 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अंतरिक्ष से लौटने के बाद राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये उपाधि भी याद रखना भाई। तो ये जब लौट के आए थे वापस में, तो इनको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? सोवियत यूनियन, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। लिख देता हूं, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, यूनियन। ठीक है, इस उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भाई मनाया जाता है। अभी जो 2024 का पर्यावरण दिवस था उसकी डेट और उसकी थीम आप याद कर लेना। और अगर आपका एग्जाम 5 जून से पहले हो जाता है, जैसे मैंने बताया है मई में, तब तो आपको 2024 की थीम याद करनी पड़ेगी। अगर जून से आगे सरकता है तो 2025 वाला भी विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो आप याद कर लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आपको इतना याद रखना है। मैं ये आप बता देता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी 1972 के अंदर। ठीक है भाई, ये आप याद रखना, 1972 से स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया एशियाटिक सोसाइटी 1784, मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1784 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इनके समय में बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, ये भी याद रखना, बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मूलभूत नागरिक सुविधाओं से ये संबंधित है। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। और अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अमृत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 2015 में, ये भी आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा जो सौर मंडल है किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आकाशगंगा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो सौर मंडल है मिल्की वे, ये नाम भी आप याद रखना, मिल्की वे आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा का जो है हिस्सा है। मिल्की वे को मंदाकिनी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना भाई, मंदाकिनी, मिल्की वे को मंदाकिनी भी बोला जाता है। ठीक है, मंदाकिनी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? तो रायसीना हिल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट आपको याद रखना है रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है, तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब ये इतना पुराना करंट अफेयर है, लगभग 10 से 11 साल पुराना है, क्योंकि 2025 आ चुका है, 10 साल पुराना ये करंट अफेयर है। इसको लेने का मकसद क्या है? एक तो आपको ये बताना है कि जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारा, सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये कौन सा होता है? भारत रत्न। तो भारत रत्न की कब शुरुआत की गई थी? एक तो ये बताना इसका मकसद है। दूसरा आपको ये दिखाना मकसद है कि 2021 में ये क्वेश्चन जो ये एग्जाम लिया गया था, 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 20 या 21 में इसका एग्जाम लिया गया था, तो कितने साल पुराना जो करंट अफेयर है वो पूछा जा रहा है। तो कम से कम 5 से 6 साल पुराना करंट अफेयर जो है वो पूछा जा रहा है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये सीरीज कंप्लीट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस ऑप्शन को, तो एक बार देख लीजिएगा, कोई नहीं। 2014 में जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किसे मिला था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये मदन मोहन मालवीय को 2014 का भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी शुरुआत। तो भारत रत्न की जो शुरुआत है, देने की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 1954 में हुई थी। ठीक है, जनवरी 1954 में हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और देश के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, जो कि साइंस से रिलेटेड है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के लिए जो है ये आयोडीन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 का थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए जो तत्व आवश्यक है वो हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट 22 में बोला गया है प्रोटियम के कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में जो है कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रोटियम में जो है एक भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आ गया, जो कि गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? तो इनमें से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, जिसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये वनडे एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी मैं तो एक दो लाइन और आपको बता देता हूं, वो आपको याद रखनी है। गुप्त वंश की जैसे कि स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसके बाद किसने शासन किया? तो श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे जिनका नाम घटोत्कच था, उन्होंने किया। घटोत्कच के बाद कौन आए? तो घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त आए, और समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। पहले आए श्रीगुप्त, ये सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस के बाद आए घटोत्कच, इसके बाद कौन आए? घटोत्कच के बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम। इसके चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आए? तो ये आए अपने समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? तो समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? ये गढ़ा नहीं आएगा भाई, गढ़ा था।
गढ़ा था। तो ये इकोलॉजी शब्द जो है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द को गढ़ा गया था। अर्नेस्ट हेकल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अस्पतालों से जो कचरा निकलता है उसके जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? क्या उन्हें गड्ढों में भर देना चाहिए, अपघटन कर देना चाहिए, भस्मीकरण कर देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो जैविक कचरा अस्पतालों से निकलता है इसका निपटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है भस्मीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 में कहा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है से उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? मतलब काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इससे होकर एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जो कि वन्य जीवों के लिए एक खतरा बना हुआ है। तो कौन सा वो नेशनल हाईवे है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल हाईवे 37 जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से गुजरता है या फिर पास से गुजरता है, वन्य जीवों के लिए वो खतरा बना हुआ है। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है 1976 में हुई थी। 1976 में हुई थी। कहां पर हुई थी? असम में। ठीक है। ये चीजें आपको, ये स्टैटिक जीके ये तो आपको याद होनी चाहिए। आप हाईवे याद रखो या ना रखो, क्योंकि ये हाईवे जो है उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड जो है पूछा गया होगा। मेरा ये मकसद है कि आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की डेट पता होनी चाहिए और इसका जो है लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। वनडे एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम में आपसे ये जो पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो ये लगाया था ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के खिलाफ जो है इन्होंने लगाया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक। और आईसीसी की बात करूं, यानी कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होगी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 के अंदर। उसके बाद हमारे भारतीय की बात करूं तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 के अंदर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं रेलवे के एग्जाम में। अक्सर आप आगे भी देखेंगे फुल फॉर्म बड़ी पूछी जाती है, जैसे कि आईसीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। बीसीसीआई की आपसे जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जा सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा, हिंदी में मैंने बता दिया, इंडिया इंग्लिश आप देख लेना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया। ठीक है। 1909 में आईसीसी और 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। उसी तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया है। बाकी आप जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका हो जाएगी और जो इसकी मुद्रा है वो हो जाएगी टका। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो मुद्रा है वो कौन सी हो जाएगी? पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। और जो राजधानी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। ठीक है। राजधानी बताना आप पाकिस्तान की क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण है वो करवाया था? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना, जो 2.5 दिन का झोपड़ा था ये निर्माण नहीं करवाया था। यहाँ पे पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता था। यहाँ पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय होता था जिसकी स्थापना किसने की थी? तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण था ये संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर बनाया गया था और जो इसका निर्माण किया गया था विग्रह राज चौहान चतुर्थ ने करवाया था। विग्रह राज चतुर्थ ने कराया था संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण। तो ये कौन थे? तो ये थे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इस संस्कृत विश्वविद्यालय को तहस नहस करके यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया गया था। ठीक है। और ये जो खंडित करके मोहम्मद गोरी के आदेश पर जो है मोहम्मद गोरी के गवर्नर था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने तुड़वा दिया था और 1194 में जो है यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 29 में बोला गया है वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो कौन कर देता है भाई? वायु की मौजूद में, मतलब हवा की मौजूदगी में कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को जो है काला कर देता है? तो कौन कर देता है? तो ये कर देता है भाई डी, नाइट्रोजन कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इनका मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, और जो आगे और भी काफ़ी सारे आएंगे मुख्यालय, इनके मुख्यालय वगैरह, ये स्ट्रैटेजी के, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एक संस्कृत संगठन, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप याद रखना भाई पहले। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनेस्को की। और ये जो इसकी स्थापना है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो अब मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है FAO के सोफिया 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। तो ये डाटा हर 1 या 2 साल के बाद आता रहता है, ये आप देख लेना भाई। करंट से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर डाटा आता है ना, उसको आप देख लेना एक बार। बाकी आपकी लिस्ट मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा उसकी पिक्चर एक। बाकी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर से रिलेटेड मैं पिक्स उसके अंदर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे मोस्टली अगर आपको कुछ तुक्का भी लगाना हो ना, ऐसा कि भाई कौन सा देश प्रथम है खाद्यान्न में या किसी भी चीज़ में, एग्रीकल्चर में, मछली में, मांस में, अंडे में, तो मोस्टली चीज़ों में जो है चाइना ही प्रथम स्थान पर होता है, ठीक है। तुक्का लगाना हो तो भाई चीन पे ही लगाना। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है। तो ये जो नासा है ये अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, इसके अनुसार भू सतह यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर कितनी भू सतह जो है वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 30% जो है ये भाग वनाच्छादित है। नासा की स्थापना कब हुई थी, तो जो नासा की स्थापना है ये हुई थी 29 जुलाई 1958 को, ठीक है। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में जो इसका मुख्यालय है। और नासा की फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फॉर 32 की बात करें तो इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी कहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम क्या बात करें, चलिए आगे ही चलते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। हाँ, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1876 में इसका जो है आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम ने। अलेक्जेंडर ग्राहम ने कब किया था, तो ये किया था भाई 7 मार्च 1876 को टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। स्कॉटलैंड के ये रहने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। तो कब की थी ये, तो ये की थी भाई 1995 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारत सरकार ने जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम है, ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय
हाईलाइट कर देता हूँ मैं, राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1995 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 की, कंप्यूटर में एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, जो एक मेनू होता है उसके अंदर किसकी लिस्ट होती है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमांड्स की जो है लिस्ट उसके अंदर होती है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा जो है मुस्लिम लीग ने की थी, और यह घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की थी? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को घोषणा की थी भाई, ये याद रखना, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है भाई 111 ढूंढो, ये रहा 111 किलोमीटर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 में कहा गया नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सबसे पहले आप याद कर लेना भाई, नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पर की गई थी? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। उपाध्यक्ष की बात करूं तो अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आई होप पता चल गया होगा आपको। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन 40 थे जो हमने आज डिस्कस किए यहाँ पे। ये पार्ट नंबर 1 था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट 1 था। ये आपको वीडियो सीरीज 125 शिफ्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके एग्जाम से पहले करवा देंगे। सारे PYQ सीरीज देखनी आपको बेहद जरूरी है, यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा आपको अपने जीके जीएस में फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद स्टैटिक जीके, और पॉसिबल हुआ तो प्लस करंट भी आपको करवा देंगे जितना पॉसिबल होएगा। ठीक है, बाकी स्टैटिक जीके तो करवाएंगे, जैसे कि स्टैटिक जीके में क्या कराएंगे, वीकली करवाएंगे, संडे के एक दिन, जैसे कि एक दिन करवाएंगे नदी, एक दिन करवाएंगे पहाड़, एक दिन करवाएंगे दर्रे। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेंगे हम सारे एक एक दिन के अंदर जो करवाएंगे, और करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेगा तो वो भी करा देंगे। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको 125 शिफ्ट की कहीं भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल इतनी क्लियरिटी PDF कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप ये PDF बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बस आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रख सकूँ। लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर जो है शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज का पहले पार्ट में इतना ही रखते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।